So guys, we are starting off with a new topic in fiscal policy itself. तो टैक्सेशन हमारा ख़त्म हो गया और नेक्स्ट जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो होगा हमारा बजट एंड टाइप्स ऑफ डेफिसिट. ठीक है. नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ओनली एंड एज आई एक्सप्लेन्ड यू, मैंने आपको बताया भी था ये चीज़, दैट वी आर बेसिकली गोइंग टू लुक एट द टोटल रिसिप्ट्स and total expenditure. But किसके point of view से? We are going to look both of them from government's point of view. And remember when we write down both of them, जहाँ पर भी हम दोनों को assimilate करके एक साथ देख रहे हैं, एक जगह पर देख रहे हैं, ये क्या है? This is nothing but the budget of the government. यही है सरकार जो साल दर साल आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है, जिसको हम बजट कहते हैं. ठीक है. So we are going to look at budget today, and we are also going to look at the possible mismatches that there are in the budget. तो जो भी हमारे पास mismatches होंगे total expenditure और receipts के बीच में, this will itself give rise to the deficits in itself, and we shall categorize these deficits also as revenue deficit, effective revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit in itself. ठीक है. तो ये रहेगा हमारा टास्क अब. और इस टॉपिक में, ठीक है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दिस टॉपिक पर से आई वुड से इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो प्रीलिम्स में हमें क्या देखना है? प्रीलिम्स में वी सिंपली नीड टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ मच ऑफ एक्सपेंडिचर इज गवर्नमेंट इनकरिंग. ठीक है. एंड अदर देन दैट, आई मीन अदर देन ऑल ऑफ दिस, what I want you to focus is on majority part, not just on numbers but understanding how budget is used as an effective tool. ठीक है. तो पहले तो मैं आपको बेसिक ग्राउंड वर्क आपको इसका दे रहा हूँ, राइट. बट इन द कमिंग सेशंस यू विल रिसीव मोर फ्रॉम दिस ईयर्स बजट ऑल्सो. तो इस साल का जो बजट रहेगा उस पर हम एक पूरा डिटेल्ड हम एक सेशन रखेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट budget also and categorize that budget in different parts and study it. ठीक है. Because budget will give you a very deep understanding as to what we are planning ahead. पिछले पास्ट में हमने क्या किया है, current scenario क्या है, right? Now when budget, I mean this term arises, you have to understand that ये जो term है, this term budget itself is not a constitutional term. ये अपने आप में constitutional term नहीं है. तो संविधान में कहीं पर भी इस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है. ठीक है. दिस इज सिंपली अ लेमैन्स टर्म. ये आम लोग बोलचाल में इसको प्रयोग करते हैं. दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पर से. ओके. सो हम इसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर का बजट देख रहे हैं, हम अपने घर का टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, टोटल रिसिप्ट्स देख रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं, राइट. सो वहीं से ये टर्म ओरिजिनेट आउट किया है एंड दिस इज यूज्ड एज अ कॉमन मैन्स टर्म एंड दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इटसेल्फ. जो संविधान में जो टर्म लिखा हुआ है ना, जो संवैधानिक टर्म है आप एक तरह से कह सकते हैं, दैट इज योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टर्म मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में और यही जो प्रावधान है, राइट. दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, वेयर दिस टर्म इज मेंशन्ड, इट मैंडेट्स दैट गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट इट्स बजट एवरी ईयर. सरकार को क्या करना है? सरकार को अपना AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, जहां पर सरकार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों तरह के नंबर्स जो है वो प्रेजेंट करती है. ठीक है. तो सरकार बताएगी कि पास्ट में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, हमने किस तरीके का एक्सपेंडिचर किया, किस तरीके से रेवेन्यूज आए, और करंट हमारा क्या है, व्हाट इज द करंट सिनारियो, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम बैठे हैं उसमें क्या सिनारियो है, और आने वाले वित्तीय वर्ष में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, हाउ मच ऑफ रेवेन्यूज आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, एंड व्हाट आर गोइंग टू बी आर पॉसिबल एवेन्यूज फॉर एक्सपेंडिचर ऑल्सो. सो ये सब कुछ कैटेगराइजेशन, ये सब कुछ डिस्कशन जो होता है ये इसी टॉपिक के अंदर किया जाता है. ठीक है. तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कंपोनेंट समझने हैं, साथ ही साथ आपको समझना है कि किस तरीके से सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, सरकार का नियर बाय ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है. सो ऑल ऑफ दैट विल बी
विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस के पर्सपेक्टिव से आप क्या इसको प्रिपेयर करें, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, राइट। जैसे गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, ठीक है। सो दैट इन इट सेल्फ इज गोइंग टू बी अ बिट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गवर्नमेंट अपने बजट को किस तरीके से एक इफेक्टिव टूल के फॉर्म में यूज़ कर रही है ना, इस पर जनरली सवाल जो है वो पुटअप किया जा सकता है। इस साल जो हमने देखा रिसेंटली, दे हैड आस्क्ड अस अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, एक बहुत ही स्टैटिक तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर कंपोनेंट्स ही पूछ लिए गए थे कि सरकार जब अपना बजट लिखती है तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंशिएट करके लगती है, तो व्हाट आर कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट आर करंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द बजट इटसेल्फ, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन, शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो वी नो व्हाट इज अ फिस्कल पॉलिसी। वी नो फिस्कल पॉलिसी इज सिंपली रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जिस प्रकार से सरकार जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, दैट इटसेल्फ इज योर फिस्कल पॉलिसी। So fiscal policy is the means by which government is going to adjust its spending levels. अपने expenditure को manage करेगी सरकार, its very own expenditure levels, right? And thereby is also going to influence the tax rates. तो जो पैसा आ रहा है उसको influence कर सकती है, tax rates में increase decrease कर सकती है, right? और अपनी spending को influence कर सकती है, बढ़ा घटा सकती है ना, economy के according अगर push देना है तो बढ़ा देगी, है ना, अगर हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन है तो घटा देगी। सो अकॉर्डिंगली, राइट, दिस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी बिकम्स अ मीन्स बाय विच गवर्नमेंट कैन एडजस्ट बोथ इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एज वेल एज इट्स टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी। इसी की सिस्टर स्ट्रैटेजी हमने पहले पढ़ी है। वी हैव रेड द सिस्टर स्ट्रैटेजी टू फिस्कल पॉलिसी विच इज योर मॉनेटरी पॉलिसी इन इटसेल्फ। Now fiscal policy and monetary policy together, they are utilized to achieve various गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमी के जो भी अलग अलग हमने गोल्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं ना, उनको अचीव करने के लिए यही दोनों मौद्रिक और फिस्कल नीति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा यहां पर फोकस रखिएगा अपना, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेजर गोल्स इन एन इकोनॉमी। हमारी किसी भी इकोनॉमी का मेजर गोल क्या रहेगा, राइट। वन ऑफ द मेजर प्राइमरी गोल इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है सस्टेन्ड पाथ पर रहे, ग्रो करती रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते रहे। सो वन ऑफ द मेजर गोल्स इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ इन इटसेल्फ। सेकंड मेजर गोल इज गोइंग टू बी कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल में रखना, है ना। इन्फ्लेशन इतना भी एक्सीड ना कर जाए कि इट स्टार्ट्स पिंचिंग द पुअर, गरीब पर प्रभाव पड़े उसका, ठीक है। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल इज अगेन वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ एन इकोनॉमी। And third is going to be social stability. Social stability, ठीक है। So we have these two policies, monetary policy which is under RBI, fiscal policy which is under the government. So ये दोनों policies का उपयोग करके हम ये तीन major goals को achieve करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर मौद्रिक नीति फोकस कर रही है, monetary policy is focusing on two aspects. First the interest rates and the credit ratios, जो हमारे दो variable ratios हैं, और हमारे जो रेपो रिवर्स रेपो है उसको alter करके इनको अचीव कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी में वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग, जो सरकार की टैक्स की नीति है और सरकार के जो खर्चे हैं उसको इन्फ्लुएंस करके इन तीन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन वन गो, ओके। सो गाइज, इसी सोशल स्टेबिलिटी में ना, इसका मतलब क्या हुआ, सोशल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दिस इन इटसेल्फ मींस मेंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सरकार की कोशिश रहेगी कि इकोनॉमिक प्रोसेसेस जो हैं वो बढ़ें, है ना, उनमें वृद्धि आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। सो मेंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन हेल्प अस रियलाइज सोशल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। सो आप इसको एक स्नैपशॉट के थ्रू भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबलाइजेशन ऑफ बिजनेस साइकिल्स। सो बूम के बाद रिसेशन की जो साइकिल आए वो शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट लिव्ड हो, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए एक्सटेंड ना करे रिसेशनरी फेज, राइट। सेकेंडली, मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी बाय मेंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एंड थर्ड इज कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इटसेल्फ, महंगाई को कंट्रोल में रखना, चेक में रखना, ठीक है। सो ये हो गए हमारे तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं गवर्नमेंट की बजटिंग प्रोसेस पे, ठीक है। So what is a budget? Budget, remember, in itself is simply an estimate of income and expenditure for a future period of time.
बजट को डिफाइन किया जा सकता है एज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किसका? ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ रिमेंबर वी नॉट ओनली हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर तो एक हो गया है ना, पावर सेंटर, हमारे पास स्टेट के लेवल पर भी सरकारें हैं, राइट? सो आई कैन टॉक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है? सो आप यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज, आई एम टीचिंग यू अबाउट सेंटर्स बजट, मैं आपको सेंटर का बजट पढ़ा रहा हूं, आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट का बजट जो है जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट? द स्टेट्स आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी, वो भी बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करेंगे, उनका भी जो अकाउंट का कैटेगराइजेशन होगा बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है? आपको फोकस करना है नंबर्स पर कि किस प्रकार से नंबर्स में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है? सेकेंडली, द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर is called the budget of government of India. Now we know that article 265 of the constitution provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. तो कानून पारित करना आवश्यक है, कानून को अप्रूवल मिलना आवश्यक है टैक्स को इम्पोज करने के लिए। तो कई बार हम देखेंगे कि बजट के अंदर ही सरकार जो है टैक्स के प्रावधान में चेंजेस कराएगी, तो जब ये बिल पास होगा, फिस्कल बिल, ऑटोमेटिकली द टैक्सेशन लॉज विल ऑल्सो बी अप्रूव्ड, ठीक है? Then government takes the approval of parliament for the taxes and receipts through its finances bill and the approval for expenditures through the appropriation bill. तो बेटा ये जो दो टर्म है ये दो समझ लेना, बिल्कुल क्लियरली इसको दिमाग में रखना। फाइनेंस बिल किसके लिए है? फाइनेंस बिल इज फॉर रिसिप्ट्स, इसीलिए यहां पर हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, है ना? मैंने आपको बताया बार बार कि भाई फाइनेंस एक्ट 1986, 1987 यहां पर ये टैक्स लगाया गया इसके थ्रू, राइट? सो जो भी रिसिप्ट्स की बात है वो फाइनेंस बिल में लिखी जाएगी, सरकार कह रही है इतना पैसा यहां से आए, यहां से आए, यहां से आने की उम्मीद है, राइट? सो वो सब फाइनेंस बिल में लिखा जा रहा है, उसी को पास किया जा रहा है। और जो खर्चे हैं, द एक्सपेंडिचर्स, दे आर बीइंग मेंशन्ड इन द अप्रोप्रिएशन बिल। सो वी कैन से इन शॉर्ट दैट व्हेन वी से दैट बजट इज अप्रूव्ड, जब हम कहते हैं कि बजट अप्रूव हो रहा है, इट सिंपली मीन्स टू मेजर बिल्स आर गेटिंग पास्ड, पहला फाइनेंस बिल एंड सेकंड अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है? ऑर्डर यही है, पहले फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करती है सरकार, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ, फिर फाइनेंस बिल पास हुआ, राइट? दोनों के पास होने के बाद ही हम कहेंगे कि सरकार का बजट अब पास हो चुका है, ठीक है? एंड यू नो व्हाट हैपेंस इफ द गवर्नमेंट्स बजट इज नॉट पास्ड। आई थिंक आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स समझ सकते होंगे कि अगर सरकार का ये दोनों बिल्स पास नहीं होते, देन द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, सरकार जो है अपना मेजॉरिटी हार चुकी है, एंड देयर बाय इट विल हैव टू गो अवे, राइट? फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड, न्यू गवर्नमेंट विल कम इनटू प्लेस, ठीक है? सो रिमेंबर दीज आर द बिल्स दैट आर मैंडेटेड टू बी पास्ड फॉर द बजट टू गेट पास्ड, ठीक है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज टू बिल्स, इन दोनों बिल्स की अगर बात करें तो ये दोनों अपने आप में संवैधानिक प्रावधान है, दे आर बैक्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So finance bill is backed by article 110, whereas appropriation bill is backed by article 114. Now what I want you to do is, I mean I don't have the liberty to go into these two, right? But आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास simply जो भी material है, right? So you can directly go to the Constitution of India and you can look out for these two bills. आप इन दोनों bills को पढ़िएगा और समझिएगा कि ये दोनों bills क्या कहते हैं, ठीक है? फाइनेंस बिल क्या कह रहा है और अप्रोप्रिएशन बिल क्या कह रहा है। आपको इतनी बात तो पता ही है कि रिसिप्ट्स की बात कहाँ होगी? फाइनेंस बिल में, राइट? और एक्सपेंडिचर की बात कहाँ होगी? अप्रोप्रिएशन बिल में, ठीक है? नेक्स्ट, लेट मी टेक यू टू अ सिंपल स्नैपशॉट एज टू हाउ अ बजट लुक्स, ठीक है? तो मैं इस इमेज से आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से बजट जो है वो दिखता है, कैसा लगता है ना? सो अगर आप गूगल करें बजट एट अ ग्लांस, बजट एट अ ग्लांस, राइट? तो आपके सामने ये स्नैपशॉट जो है वो आ जाएगा, राइट? नाउ इफ यू लुक इनटू दिस यू कैन फाइंड देयर आर डिफरेंट टर्म्स दैट आर मेंशन्ड हियर, है ना? हिंदी वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हैं राजस्व प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां, कुल व्यय, राइट? और इंग्लिश में लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, राइट? और फिर मैं देख पा रहा हूं दैट दे हैव मेंशन्ड 4 सेट ऑफ नंबर्स हियर। एक एक्चुअल्स मेजर कर रखा है, एक बजट एस्टिमेट लिखा है, एक रिवाइज्ड एस्टिमेट लिखा है और एक बजट एस्टिमेट्स लिखा हुआ है ना? सो आई कैन सी दीज 4 कॉलम्स अंडर विच दे हैव रिटन 4 सेट ऑफ नंबर्स फॉर ईच ऑफ देम।
रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए 4 नंबर्स है, राइट, कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए 4 नंबर्स हैं, तो कौन सा नंबर सही है, कौन सा नंबर पढ़ना है, राइट। सो हाउ डू यू कैटेगराइज इट? सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट बजट बेसिकली टॉक्स अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। इसमें पास्ट की बात होती है, प्रेजेंट की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है 3 सेट्स ऑफ डेटा इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर इन इट्स बजट। सरकार जो है 3 सेट ऑफ डेटा प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पास्ट की। मान लीजिए हमारा बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रही हैं, राइट, शी इज इंट्रोड्यूसिंग द बजट, राइट, और बजट सेशन की बात हो रही है ये। तो बजट इंट्रोड्यूस करते हुए इंट्रोडक्शन में वो क्या कर रही हैं, शी इज बेसिकली प्रेजेंटिंग दीज नंबर्स, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट्स से ऑफ दिस ईयर ओनली 1 February 2022, ये है मान लीजिए डेट हमारी। सो इसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज द पास्ट, ठीक है, पास्ट क्या हुआ। सो पास्ट इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल ईयर विच इज ऑलरेडी ओवर, ऐसा वित्तीय वर्ष, ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो ऑलरेडी अभी समाप्त हो चुका है, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, द पास्ट फाइनेंशियल ईयर विद रिस्पेक्ट टू दिस डेट इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है। तो बजट जो है, ये जो नंबर्स हैं, राइट, ये हमें पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के पास इतनी प्राप्तियां हुई, इतना व्यय हुआ, राइट। दीज आर द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर द टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एक्चुअल्स, ठीक है। सो आप जो एक्चुअल्स देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल नंबर्स और फिगर्स हैं जो कि सरकार को प्राप्त हुए या सरकार की पॉकेट से खर्च हो गए, ठीक है। सेकंड आता है इसमें प्रेजेंट क्या है, राइट, प्रेजेंट वो हुआ जिसमें हम अभी हैं, राइट, वी आर करेंटली सिटिंग इन द फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो द करंट फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, right? Now the government, when it is presenting the numbers for financial year 2021-22, is basically trying to say that see that certain number of months are already over. इस वित्तीय वर्ष के रिस्पेक्ट में कुछ महीने तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, है ना। अब काउंट करके देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी अगर बजट लिखा जा रहा है, नंबर्स लिखे जा रहे हैं, तो भाई 9 महीने तो पार हो चुके हैं, 9-10 महीने, राइट। सो गवर्नमेंट डज नो दैट व्हाट हैज बीन द ट्रेंड सो फार। 9-10 महीने से ये तो पता चल गया है कि किस तरीके से हमारे पास रिसिप्ट्स और किस तरीके से एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, राइट। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कर रही है, सरकार पिछले बजट में दिए गए अपने जो नंबर्स हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, उनमें कुछ बदलाव कर रही है। सो गवर्नमेंट विल प्रेजेंट इट्स रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर हो गया अपने आप में। फ्यूचर क्या हुआ सर, व्हाट इज द फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर, राइट। फ्यूचर इस डेट के रिस्पेक्ट में, इस डेट के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23। नाउ दिस इज मोर लाइक गवर्नमेंट टेलिंग यू अबाउट इट्स एक्सपेक्टेशन। सरकार यहां पर एक्सपेक्टेशन बता रही है कि देखिए आने वाले वित्तीय वर्ष में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा आ जाएगा और इतना पैसा खर्च हो जाएगा, राइट। सो गवर्नमेंट इज सिंपली ट्राइंग टू एस्टिमेट आउट, अपने अगले साल का बजट एस्टिमेट दे रही है, राइट। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, यही बजट एस्टिमेट में, राइट, व्हेन दिस बिकम्स आवर करंट फाइनेंशियल ईयर, गवर्नमेंट विल सिंपली गिव रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर इट, है ना। सरकार पिछले साल जो दिए गए, मतलब फ्यूचरिस्टिक ईयर के लिए जो दिए गए नंबर थे, अब आज की डेट में वो करंट बन चुका है, इसलिए सरकार क्या कर रही है, उसमें कुछ बदलाव बता देगी कि हमने पिछले साल अनुमानित तो ये किया था, वी हैड एस्टिमेटेड दैट वी विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, बट इट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड, एंड लुकिंग एट द ट्रेंड सो फार वी कैन से दैट वी विल नॉट बी एबल टू रीच अप टू दिस नंबर एंड मे बी इट विल बी अ बिट लेस और इट मे बी अ बिट मोर, है ना। और इसीलिए क्या है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो है वो पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स पर ही दिए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। अगर आपने इतनी बात समझ ली कि भाई ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के बारे में बताता है, भूत, भविष्य, वर्तमान सबके बारे में बताता है, राइट, आपकी जिंदगी बहुत सरल है, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ओके। वंस यू अंडरस्टैंड इट, योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी। अब आप बिल्कुल सिंपली देख सकते हैं इससे मैच आउट करके कि भाई हमने वही बात बताई आपको।
सो यू फाइंड दैट देयर आर एक्चुअल्स हियर, ये नए नंबर्स हैं, राइट, जो सरकार बता रही है. Right, these are actual numbers which the government is depicting. Then government is also telling us, ये तो past हो गया, government is also telling us about the future. So ये this is the future numbers, and about the present ये हो गया, this becomes my present. और ये क्या है, this column depicts my the numbers that were presented last year. जब सरकार ने last year बजट दिया था तो ये कहा था, बजट एस्टिमेट ये दिए थे, अब इन्हीं में संशोधन कर रही है, इन्हीं में कुछ बदलाव कर रही है, एंड दिस बिकम्स माय रिवाइज्ड एस्टिमेट्स नाउ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यू कैन सी नाउ इट बिकम्स वेरी मच क्लियर टू अस दैट द बजट इटसेल्फ इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ नंबर्स फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर. राइट, सो ये हमें समझ में आ गया कि ये कॉलम्स क्या है. राइट, नाउ आई टेक यू टू द रोज. सो द वेरी फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट यू सी इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. Then we have something called as capital receipts. Then we have total receipts, which basically is your first and two. So we add these two and we get the total receipts part. Then the very next component that we have, is total expenditure, and these have been numbered also. So for our convenience, we have these numbered also. So total expenditure भी लिखा है, कुल व्यय कितना है. And then if you see very carefully from 15th, 15, 16, 17, 18 क्या लिखे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. तो सिंपली क्या है, नंबर्स के बेसिस पे ये सब कुछ कैलकुलेशन किया गया है ना. नाउ सी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स इंडिविजुअली, कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, व्हाट दीज टर्म्स आर, एंड स्पेशली व्हाट आर दीज डेफिसिट्स, वी विल हैव टू लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ द बजट, है ना. तो हमने जैसे कहा कि बजट क्या है, एनुअल फाइनेंशियल प्लानिंग डॉक्यूमेंट है या एस्टिमेट है ना. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लुक एट एज टू हाउ डज गवर्नमेंट राइट्स इट्स बजट. हम देखना चाह रहे हैं कि सरकार के बजट का कॉम्पोजिशन ही क्या है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द बजट, सरकार इसे किन भागों में विभाजित करके लिखती है. राइट, बिकॉज वंस वी अंडरस्टैंड दिस, देन कैलकुलेटिंग द डेफिसिट्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी. राइट, एंड सी, I mean, this is not more like a secret. This is not something that is very distant from us. ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जो बिल्कुल नहीं हो, है ना. हमें पता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एंड बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, द एवेन्यूज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय फार एक्सीड्स द एवेन्यूज ऑफ रिसिप्ट्स. सरकार के जो खर्चे हैं, है ना, जितने भी सेक्टर्स, जितने भी एस्पेक्ट्स सरकार के पास खर्चे करने के लिए हैं, वो अपने आप में कई गुना ज़्यादा हैं रिसिप्ट्स के मुकाबले, है ना. सरकार जहां से पैसा बना सकती है, जहां से सरकार के पास पैसा आ रहा है, वो एवेन्यूज़ कम है, जबकि खर्चे के एवेन्यूज़ ज़्यादा हैं. वेलफेयर पे भी खर्च करना है, डिफेंस पे भी खर्च करना है, सैलरीज पेंशन्स भी देनी है. राइट, सो वी अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट वेरी क्लियरली. देयर बाय वी आर बाउंड टू सी डेफिसिट्स. हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और भारत के बजट में जब हम देखने जाएंगे तो हमें डेफिनेटली वहां पर डेफिसिट ज़रूर देखने को मिलेंगे. ठीक है ना. तो यही जो कमी है ना, राइट, the shortfall in the receipt, right, or the margin by which our expenditure exceeds the receipts is nothing but deficit only, है ना. मैंने आपको पूछा कि भाई आपके पास साल में कितनी इनकम है, राइट, what is the total amount of money that you have, that you earn in a year. आपने कहा सर 12 लाख रुपए. मैंने कहा साल के खर्चे कितने हो गए, आपने कहा सर 15 लाख रुपए. राइट, तो ये खर्चे माइनस आपकी जो इनकम है, दिस इज नथिंग बट द डेफिसिट, यही है शॉर्टफॉल. तो मैंने पूछा आपने कहाँ से पूरा किया, राइट, from where do you fulfill this remaining component. आपने कहा सर I have borrowed from bank, I have borrowed from a friend, I have borrowed from some family member. right, वैसे ही सरकार भी borrow करेगी और इसे पूरा करेगी. ठीक है, तो यही जो स्टोरी है between, I mean, as to how does the government write its budget, right, this itself will also help us to understand the deficits, है ना. मैं बस आपको बताऊंगा कि डेफिसिट ये होता है, and you will very easily be able to calculate it. So I want you guys to pay very close attention, right, when we go through composition of the budget. ठीक है, so you can take a snapshot of this. मैं चाहूंगा कि आप इसका एक बार snapshot ले लें. right, let me clear the screen also for you guys. so आप इसका एक बार snapshot ले लें. right, once we have taken the snapshot, हम क्या करेंगे, हम अपना सारा कैलकुलेशन इस पर कर लेंगे. right, on revised estimates.
बिकॉज दीज आर द नंबर्स फॉर 2021-22, है ना. 2022-23 के लिए बात करना कुछ ज्यादा महत्व नहीं रखेगा. इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच मोर सेंस अनलेस एंड अनटिल वी आर टॉकिंग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. जिस साल में बैठे हैं, जिस साल में सरकार ने बजट दिया, उस साल के हिसाब से ज्यादा सेंस बनाएगा, राइट. दिस विल ऑल्सो गिव अस अ वेरी गुड कंपैरिजन एज टू व्हाट गवर्नमेंट माइट हैव प्रोजेक्टेड एंड व्हाट द गवर्नमेंट माइट हैव रियलाइज्ड. जैसे सरकार ने यहां पर कहा कि हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट से 17 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा, लेकिन आ कितना रहा है? 20.7, 20.7 लाख करोड़, राइट. तो डेफिनेटली ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना. सो ये असेसमेंट के लिए भी कारगर है, राइट. अगर आप स्पेसिफिकली फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट से देख रहे हो तो बजट एस्टिमेट्स देख लीजिए, करंट एस्पेक्ट से देख रहे हो तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देख लीजिए, और अगर सरकार के पास्ट को जानना हो, है ना, कि सरकार कितनी कारगर रही है, हाउ हैज द गवर्नमेंट परफॉर्म्ड, राइट, then actuals will make a lot of sense. So now you know at what point in time which set of numbers should you be considering. सारे ही numbers useful हैं, right? All these 4 set of numbers are useful for us. 2 हम comparison के लिए use कर रहे हैं, फिर हम साल दर साल भी comparison कर सकते हैं कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, आने वाले साल में क्या होगा, right? So this gives us a very good perspective over the assessment itself. ठीक है, so take a snapshot, take a screenshot of this, because we will be utilizing these numbers again. ठीक है. Now let's take a look at the composition of the budget. ठीक है. So यूनियन बजट जब लिखा जाता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट डिफाइन करती है, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. सो फ्रॉम द स्क्रीन इटसेल्फ यू कैन सी दैट गवर्नमेंट बेसिकली डिवाइड्स इट्स बजट इनटू 2 पार्ट्स. सरकार अपने बजट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, राइट. फर्स्ट इज द रेवेन्यू अकाउंट और करंट अकाउंट एंड सेकंड इज द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, पहला है हमारे पास रेवेन्यू और करंट अकाउंट. सो लेट मी नंबर दिस एज ए, कैपिटल ए, राइट, एंड लेट मी नंबर दिस एज कैपिटल बी, एंड आई वांट यू गाइज टू फॉलो द सेम नॉमेनक्लेचर. मैं जैसे जैसे नंबरिंग करता जाऊं, जैसे जैसे जिसको हेडिंग दूं, राइट, आप वही प्रोसीजर फॉलो करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट अगेन. ठीक है, सो पहला आ गया रेवेन्यू, दूसरा आ गया कैपिटल, राइट. रेवेन्यू को ही हम करंट कह रहे हैं. Now the basic difference between these two accounts, basic difference क्या है? Revenue और current account is basically day-to-day account of the government. ये है day-to-day account. This is day-to-day account of the government. सरकार का day-to-day account. Whereas capital account is lump sum account of the government. लमसम अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. लमसम का मतलब यह है कि यहां पर जो वैल्यू होगी ट्रांजैक्शंस की वो काफी बड़ी होगी कंपेयर टू द डे टू डे अकाउंट, राइट. अब ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए, राइट. टेक दिस एज एन एग्जांपल ऑन योरसेल्फ. सो लेट्स से you are living your lives, right, and on a day to day basis you have certain expenditures. आपके कुछ खर्चे भी हैं और डे टू डे बेसिस पर कुछ पैसा आपके पास आता भी है, राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स से पेरेंट्स से आता है, रिलेटिव से आता है, फैमिली से आता है, जॉब से आ रहा है, इनकम से आ रहा है, किसी भी फॉर्मेट में आपके पास कुछ ना कुछ पैसा रेगुलर बेसिस पे आ भी रहा है, राइट. एंड देयर बाय यू ऑल्सो हैव डे टू डे एक्सपेंडिचर्स. यू आर स्पेंडिंग ऑन फूड, लेट्स से क्लोथिंग, यू आर लिविंग समवेयर इन अ पीजी, सो यू आर पेइंग योर रेंट, राइट. यू हैव टेकन अ रूम ऑन रेंट. तो आप इस तरीके से खर्चे भी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट. तो ये जो आपका डे टू डे हो गया, राइट, जब आप डे टू डे खर्चे कर रहे हैं, डे टू डे आपके पास रिसिप्ट्स आ रही हैं, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, राइट. एंड लेट्स से देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर गोइंग टू बी मच बिग इन वैल्यू, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू की होंगी. जैसे मान लीजिए मैंने कहा लैपटॉप खरीदना है, राइट. लेट्स से यू वांट टू बाय अ कैमरा, लेट्स से यू वांट टू बाय अ फोन, राइट. सो ये क्या है? दीज आर लम्प सम ट्रांजैक्शंस दैट यू आर डूइंग. सिमिलरली ऐसे ही कुछ लमसम में पैसा भी आएगा. मान लीजिए आपने एफडी कराई, एफडी मैच्योर होकर आ रही है, राइट, 1-1.5 लाख रुपए आपको मिल रहा है, राइट. सो दिस बिकम्स अ लमसम, राइट. यू कैन यूटिलाइज दिस मनी फॉर लमसम एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो. सो आप कहां लिखें इस पैसे को? यू विल राइट दिस अंडर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सरकार भी इसी तरीके से एक अपना डे टू डे अकाउंट मेंटेन करती है जहां पर डे टू डे ट्रांजैक्शंस लिखेगी एंड सेकंड वाले में क्या करेगी? लमसम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगी, राइट, कि लमसम पैसा कहां से आया और लमसम पैसा कहां गया. ठीक, तो ये तो हो गया पहला कैटेगराइजेशन. सेकेंडली यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वी विल सी हियर. दे विल हैव मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर. इनका मैच्योरिटी पीरियड भी कम होगा, राइट. ये अपने आप में रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. दे कैन बी रिकरिंग ट्रांजैक्शंस,
रिकरिंग का मतलब जो लगातार बार बार हो रही हैं, they can be recurring transactions, right? They can be repetitive in nature, repetitive in nature. जबकि ये जो transactions हैं, these are not going to be reoccurring. ये repetitive नहीं होंगी, these are not going to be repetitive also. You know, once in a blue moon, right? कि भाई 5 साल में 6 साल में एक बार पैसा यहां पर जो है जा रहा है या आ रहा है, ऐसा हो सकता है, राइट? या कई सालों में पैसा आ रहा है या कई सालों में पैसा जा रहा है, राइट? सो ट्रांजैक्शंस विल हैव अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन मोर देन 1 ईयर हेयर. यहां पर लेस है, यहां पर मोर देन 1 ईयर हेयर, ठीक है? सो इस बेसिस पे आप इन दो अकाउंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी हैव 2 सब कैटेगरीज ऑफ ईच ऑफ देम. सो एक हम ले रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, एक हम ले रहे हैं एक्सपेंडिचर, राइट? रिसिप्ट्स यू अंडरस्टैंड द इनकमिंग पार्ट, तो यहां पे पैसा आएगा, राइट? एक्सपेंडिचर जहां पैसा जाएगा, ठीक है ना? गवर्नमेंट के पॉकेट की बात हो रही है ना, तो डे टू डे बेसिस पर अगर पैसा आ रहा है तो लिखेंगे कहां पर? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में. डे टू डे बेसिस पर पैसा जा रहा है, सरकार खर्च कर रही है, तो एक्सपेंडिचर. लमसम पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट्स, लमसम पैसा जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? सो ये है कॉम्पोजिशन. अब हमें इनका सिंपली टर्म्स देखना है. सो सी व्हाट आवर टास्क हैज बिकम नाउ इज, हमारा टास्क बहुत सिंपल हो गया है. आवर टास्क नाउ इज सिंपली टू लुक एट दीज 4 अकाउंट्स. हमें बस ये 4 अकाउंट अब देखने हैं, 1 2 3 4, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड आवर जॉब विल बी डन, ठीक है? सो गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट अकाउंट. सबसे पहले अकाउंट से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? फॉलो द सेम नंबरिंग पैटर्न, जो हमने यहां पर नंबरिंग फॉलो किया ना, सेम नंबरिंग पैटर्न फॉलो करेंगे. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट अकाउंट विच इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज करंट रिसिप्ट्स. इसी को हम करंट रिसिप्ट्स भी कहते हैं. एंड द वे टू रिमेंबर इट इज वेरी इजी. इसको याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है. ये क्या है? दीज आर सिंपली डे टू डे रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. दीज आर सिंपली डे टू डे रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की डे टू डे रिसिप्ट्स है, ठीक है? नाउ रिमेंबर रेवेन्यू रिसिप्ट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? फर्स्ट इज कॉल्ड टैक्स रिसिप्ट्स. तो पहला कंपोनेंट इसमें बन गया हमारे पास टैक्स रिसिप्ट्स, राइट? एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, राइट? सो टैक्स रिसिप्ट्स में क्या आएगा? हमने टैक्सेशन पढ़ी लिया है. सो वी नो फॉर अ फैक्ट कि टैक्स रिसिप्ट्स में 2 तरह के टैक्सेस हैं जो सरकार इंपोज करती है, राइट? एंड व्हाट आर दीज 2 सेट ऑफ टैक्सेस दैट द गवर्नमेंट इंपोजेस? गवर्नमेंट इंपोजेस डायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट इंपोजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? सो पहला कंपोनेंट बन गया डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स, डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक? And the second component is going to be our indirect tax receipts. Let me write this again. Second component is going to be indirect tax receipts. ठीक है? कोई पूछ ले कि भाई डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स में क्या आएगा? डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स में क्या आएगा? डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से पढ़े हैं? सी वी हैव स्टडीड अबाउट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, CIT. हमने पढ़ा है मैट के बारे में, MAT या AMT, जो भी आप लिखना चाहें. ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स या मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वन एंड द सेम थिंग. सो मैट आ गया. देन पर्सनल इनकम टैक्स. पर्सनल इनकम टैक्स इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स. गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जो भी आप लगाएं, राइट? ऑल ऑफ देम दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स. इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा जी? इनडायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स में GST आ जाएगा. कहीं पर एक्साइज लग रहा है तो एक्साइज आ जाएगा.
एक्साइज, कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो रिसिप्ट्स फ्रॉम दीज टैक्सेस विल कम अंडर द फॉलोइंग. आ गया सरकार के पास पैसा, ठीक है. सेकेंड कंपोनेंट है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नाउ रिमेंबर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कंप्राइजेज ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है. इसके 5 मेजर सब कंपोनेंट्स हैं. सो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है हमारे पास, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है? डिविडेंड्स ऑफ पीएसयूज. डिविडेंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी कंपनीज, ठीक है जी. तो जो भी सरकार के द्वारा ओन की जाने वाली कंपनियां हैं, है ना, जिन पर सरकार का अधिकार है, मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है, ये सभी कंपनियां सरकार को प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड देंगी, राइट, कुछ शेयर देंगी, वही डिविडेंड कहलाएगा, राइट. सो दैट डिविडेंड विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर रन कंपनीज will come to the government and government will record it here. सरकार लिख देगी ओएनजीसी से इतना डिविडेंड आया, एनटीपीसी से इतना डिविडेंड आया, ठीक है. सो ये भी एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है. एंड लेट मी टेल यू, राइट, द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स मेजॉरिटी ऑफ द डिविडेंड, है ना, ये ऑलमोस्ट 50-50 जैसा है कहानी है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार को 50% के आसपास देती है, बाकी सारी बची हुई पीएसयूज बचा हुआ 50% दे रही है, राइट. तो ये कौन सी बॉडी है? विच इज दैट बॉडी विच इज गिविंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस डिविडेंड ऑफ पीएसयूज टू द गवर्नमेंट? इट इज आरबीआई, है ना. सो आरबीआई डजंट वर्क फॉर प्रॉफिट, स्टिल इट इज एबल टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है. सेकेंड कंपोनेंट क्या आएगा इसमें? सेकेंड कंपोनेंट इज गोइंग टू बी फीस, फाइन्स, यूजर चार्जेस. Fees, fine, user charges, right, collected by the government for providing various services. Collected by the government for providing various services. तो सरकार कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, पार्किंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, शौचालय बनवा रही है ना, जन सुविधाएं बनवा रही है, उनसे जो भी यूजर चार्ज मिलेगा, रोड बनवा रही है, रोड से जो मिलेगा यूजर चार्ज, वो सब यहाँ रिकॉर्ड कर देगी. सरकार ने कुछ फाइन इम्पोज किया, वो यहाँ जाएगा, राइट. सरकार कुछ फीस कलेक्ट कर रही है, वो यहाँ जाएगी. सो ऑल दैट कंपोनेंट विल कम हियर. नाउ द थर्ड कंपोनेंट, तीसरा मेजर कंपोनेंट जो यहाँ पर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट इनकम ऑन द लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एनी अदर गवर्नमेंटल एजेंसी, राइट. तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख रहा हूं इंटरेस्ट इनकम, interest income on loans given by the government, ठीक है जी. फोर्थ कंपोनेंट क्या आएगा सर? व्हाट इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ कंपोनेंट? चौथा कंपोनेंट क्या आ जाएगा? सो फोर्थ कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ग्रांट्स रिसीव्ड by the government from time to time. तो समय समय पर सरकार के पास कुछ ग्रांट्स आ रही हैं. याद रखिएगा, ग्रांट्स लोन्स से अलग होती हैं. लोन्स पर कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, ग्रांट्स हेल्प के फॉर्म में आती हैं. ग्रांट्स पर कोई भी इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं होती, राइट. सो अगर सरकार के पास कुछ ग्रांट्स आ रही हैं, मान लीजिए बाहर से आ रही हैं या विद इन द गवर्नमेंट आ रही हैं, राइट, विद इन गवर्नमेंटल बॉडी ही कोई और एजेंसी ग्रांट दे रही है, राइट, तो ऐसे में सरकार उन ग्रांट्स को यहां लिख देगी. सो दीज आर ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड फिफ्थ एंड फाइनल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी इनकम फ्रॉम द मिंट. इनकम फ्रॉम द मिंट. अब आप कहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर ये मिंट से कैसे इनकम जनरेट हो जा रही है सर के, है ना, सरकार के लिए. तो भाई हमने आपको पढ़ाया था कि करेंसी जो है वो अलग अलग टाइप्स की होती है. एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट करेंसीज दैट वी हैव राइट नाउ, राइट, जो आज भी है, काफी हद तक प्रेजेंट है, इज योर फिएट करेंसी, राइट. एंड रिमेंबर इन फिएट करेंसी व्हेन वी प्रिंट द करेंसी, राइट, द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द साइनिंग अथॉरिटी.
तो आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं तभी उस नोट की वैल्यू बनती है, राइट। अन्यथा अगर उस नोट पे सिग्नेचर ना हो तो उस कागज के टुकड़े को बनाने में, छापने में कितना पैसा लग जाएगा, क्या लगता है आपको, राइट। 500 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए क्या 500 रुपए का सामान लग जाएगा? इज इट गोइंग टू टेक 500 वर्थ रुपीज ऑफ मटीरियल? नो, राइट। 6-7 रुपए लगेगा। सो ये जो बचा हुआ है, राइट, 7 रुपीज हमारा कॉस्ट लगा उसको प्रिंट मिंट करने में, ठीक। जबकि उसे खर्च करने की पावर कितनी मिल रही है कि जब हम इसे देंगे, राइट, व्हेन वी गिव इट टू सम शॉपकीपर, टू सम एनीबॉडी, राइट, ही इज गोइंग टू गिव अस बैक गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 500। तो 500 रुपए की इनकमिंग हो रही है ना, राइट, जब हम इस कागज के टुकड़े को दे रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं ये बात कि बनाने में लगा 7 रुपया, मिल कितना रहा है टोटल 500 रुपया। तो ये बचा हुआ जो है 493 रुपीज, ये क्या हुआ? इनकम फ्रॉम द मिंट, है ना। दिस बिकम्स योर इनकम फ्रॉम द मिंट। तो इस तरीके से जब भी फिएट करेंसी प्रिंट की जाती है, मिंट की जाती है, राइट, हर करेंसी नोट पर सरकार को फायदा होता है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये है हमारे पास 5 कंपोनेंट्स जो आएंगे हमारे पास, 5 कंपोनेंट्स दैट विल कम अंडर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। सो ये हमारा पहला अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट अकाउंट विच इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल्सो current receipts of the government, also called as day-to-day receipts of the government. Guys, let's come to the second account that we have. So second है हमारे पास revenue account, revenue expenditure, or also called as current expenditure. Now remember, this is simply day-to-day expenditure of the government, है ना। सिंपल टर्म से कहना चाहें, this is simply day-to-day expenditure of the government, day-to-day expenditure of the government. अब इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। So this is also divided into 2 parts. First part is going to be developmental expenditure. Second one is called non-developmental expenditure. Developmental and non-developmental expenditure. So let's look at the first one, which is developmental expenditure. So developmental expenditure में क्या आएगा? Developmental expenditure will basically comprise of 2 components. 2 components आते हैं इसमें, right? So the first component is going to be the expenditure incurred by the government on providing various socio-economic services, ठीक है। ऐसा एक्सपेंडिचर, राइट, द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज। सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे कि, राइट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, राइट, जैसे एजुकेशन पर सरकार ने कुछ खर्चा किया, राइट, या फिर हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कुछ खर्चा किया, और इवन मे बी इरिगेशन सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए कुछ खर्चा किया, ठीक है। सो नाउ रिमेंबर हियर, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बिल्ड अप स्कूल्स। एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए सरकार स्कूल नहीं बना रही है। सिमिलरली हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल नहीं बना रही है। इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए कैनाल्स नहीं बना रही है। क्या करेगी? सिंपली इम्प्रूव करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है तो सरकार ने बुक्स फ्री करा दी, है ना, यूनिफॉर्म फ्री में दे दी, तो सारा एक्सपेंडिचर यहाँ लिख देगी। सिमिलरली ऐसे ही हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे सरकार ने अपनी खुद की फार्मेसी सेटअप कर दी है, ठीक है, इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ टू प्रोवाइड मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सो दैट एक्सपेंडिचर विल बी इंक्लूडेड अंडर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही इरिगेशन में कैनाल्स जो हैं उनकी डीसिल्टिंग कराई। कैनाल्स में जब पानी बहता है तो सिल्ट आएगा, राइट, विद द वाटर सिल्ट विल ऑल्सो गेट डिपॉजिटेड which will start affecting the capacity, water carrying capacity of the canal. तो सरकार उसमें से सिल्ट को हटवा देगी, जो रेत आई है उसको हटवा देगी। इससे क्या होगा? पानी कैरी करने की कैपेसिटी अपने आप वापस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सो ये
सरकार कर सकती है, और ये सारा एक्सपेंडिचर जो इनकर करेगी दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल। सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा, ठीक है, पहला तो ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट दैट विल कम इन हियर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ डिफरेंट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। expenditure incurred on maintenance and repairs of different assets of the government। सरकार के जो अलग अलग एसेट्स हैं, है ना, डिफरेंट जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स के ऊपर क्या सरकार का एक्सपेंडिचर होगा, है ना, इनको मेंटेनेंस रिपेयर कराने में जो खर्चा आएगा उसको सरकार यहाँ लिख देगी। गवर्नमेंट विल बेसिकली राइट दैट एक्सपेंडिचर हियर। देन दीज आर द टू अंडर डेवलपमेंटल। नाउ आई टेक यू टू नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो डेवलपमेंटल हो गया। आई टेक यू टू द नॉन डेवलपमेंटल पार्ट। नॉन डेवलपमेंटल डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। नॉन डेवलपमेंटल में क्या क्या आ सकता है? नाउ लुक एट इट वेरी केयरफुली। नॉन डेवलपमेंटल में सबसे पहला, सबसे मेजर एक्सपेंडिचर जो सरकार इनकर कर रही है, राइट, that has to be the expenditure on defense। तो सरकार जो यहां पर खर्चा करती है डिफेंस के ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, राइट, वो यहां लिख देगी। सेकेंडली द एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर। देन द थर्ड सेट ऑफ एक्सपेंडिचर, the expenditure which is incurred on subsidies। सरकार कुछ सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, सब्सिडीज देती है, सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट। देन फोर्थ कंपोनेंट, अगर हम सब्सिडीज को ही देखें ना, तो सब्सिडीज इज समवेयर क्लोज टू 1.5 to 2% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, है ना। 1.5 से 2% जीडीपी का जो है सब्सिडीज में ही जाता है, ठीक है, तो काफी सब्सटैंशियल है ये भी। देन एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन्स टेकन। तो सरकार जो लोन्स लिए हैं उन पर जो इंटरेस्ट चुका रही है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिफ्थ क्या आ जाएगा इसमें? फिफ्थ कंपोनेंट, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया हमारे पास। फिफ्थ कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द ग्रांट्स दैट आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो ग्रांट्स दे रही है, ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और एनी अदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। देन सिक्स्थ कंपोनेंट, छठा कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसमें, राइट। अब आपको पता है कि सरकार जो है सर्विसेज भी लेती है, राइट। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक सर्विसेज फ्रॉम द पीपल एंड देयर बाय रिक्रूट्स देम एंड देयर बाय इज बाउंड टू प्रोवाइड देम विद सैलरीज। काम करने का पैसा तो देगी, राइट। सो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पैसा लगेगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसमें आ जाएंगी सैलरीज, पेंशंस एटसेट्रा, salaries, pensions, etc. So all of this is going to be part of our non-developmental expenditure. So guys, ये था हमारे पास revenue expenditure. So revenue expenditure में non-developmental में I am putting up these 2 marks. एक के ऊपर मैंने स्टार लगाया, grants के ऊपर, grants given by the government to other states, union territories, etc. ठीक है, और interest payments के ऊपर मैंने एक स्टार लगाया because I want to tell you the exact numbers here. यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ नंबर्स को लेकर कि क्या इंटरेस्ट पे करती है सरकार जो लोन्स लेती है और ग्रांट्स कितनी दी जाती हैं, उसके बेसिस पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। सो जस्ट पुट अप अ स्टार एंड अ हैशटैग ओवर दिस, ठीक है। नाउ लेट मी टेक यू टू द थर्ड अकाउंट विच इज आर
capital receipts. Third account, which is capital receipts. हमारा तीसरा अकाउंट जिसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स आपको याद रखना है कि कैपिटल रिसिप्ट्स अपने आप में लमसम रिसिप्ट्स हैं. दीज आर लमसम रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. लमसम मतलब कुछ बड़ा अमाउंट. सो ऑब्वियस ही बात है कि ये बड़ा होगा. रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में ये बड़ा दिखेगा हमें, राइट. सो कैपिटल रिसिप्ट्स, लमसम रिसिप्ट्स, these are receipts of the government of bigger in value, and majorly these receipts will carry some repayment liability, right. तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं that most of these receipts carry repayment liability. इस लाइन का अर्थ ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो रिसिप्ट्स आएंगी उसमें ज़्यादातर ऐसी रिसिप्ट्स होंगी जिसमें देनदारी होगी, है ना. उसके ऊपर सरकार के ऊपर कुछ लायबिलिटी है. द गवर्नमेंट विल हैव टू पे बैक सम ऑफ दिस अमाउंट विद इंटरेस्ट एट टाइम्स. ठीक है. सो अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो क्या क्या है, व्हाट आर द मेजर कैपिटल रिसिप्ट्स दैट वी हैव. सो द वेरी फर्स्ट रिसिप्ट्स इज गोइंग टू बी व्हेन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, है ना. जिन जिन सरकारी कंपनियों में सरकार का अपना स्टेक है ना. अगर सरकार उनका शेयर बेचती है आईपीओ के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से, है ना, उससे जो भी पैसा आएगा, रिसीव होगा, दैट विल कम हियर. ठीक है. सो हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट हियर, रिसिप्ट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज. रिसिप्ट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. सरकारी कंपनियों के शेयर बेचने पर जो भी सरकार के पास पैसा आएगा, है ना, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं. इसमें प्राइवेटाइजेशन भी आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा. आप जो भी नाम देना चाहें वो लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड टर्म इसमें क्या आ जाएगा, रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू बी रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट. कौन से एसेट्स, ऐसे सरकार के कौन से एसेट है जिनको सरकार बेच सकती है ना. सो सरकार के पास एसेट्स हो गए जैसे कि सरकारी बिल्डिंग्स हो गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. ठीक. सरकार कोल माइंस का ऑक्शन कराती है, सो कोल माइंस. स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कराती है, स्पेक्ट्रम हो गया. गवर्नमेंट लैंड हो गया. गवर्नमेंट लैंड हो गया, एटसेट्रा. सो वेन एवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल ऑफ दीज एसेट्स, जब भी सरकार इन एसेट्स को बेचने उतरेगी, है ना, कोल ब्लॉक को बेचने उतरी, स्पेक्ट्रम बेचा, फैक्ट्री बेची, लैंड बेचा, बिल्डिंग बेची, है ना, उससे जो भी रिसिप्ट्स आएंगी वो परमानेंट नेचर की हैं. एक बार बेच दिया, है ना, लमसम है, बड़ा अमाउंट भी आ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, असेट का डाइल्यूशन हो रहा है. असेट्स जो है वो कम होंगी इससे सरकार की. ठीक है. थर्ड कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू बी रिकवरी ऑफ द पास्ट लोन्स. सरकार ने जो पुराने लोन्स दिए हैं अब उनका पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ रहा है. ठीक है. सो थर्ड कंपोनेंट इज गोइंग टू बी रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. जो भी सरकार के द्वारा लोन्स लिए गए हैं, सरकार के द्वारा लोन्स दिए गए हैं, उनकी अब रिकवरी हो रही है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ रहा है. ठीक है. एंड फोर्थ कंपोनेंट, फोर्थ एंड फाइनल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार ने जो पैसा बोरो किया इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में करने वाली है. सो बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम various financial institutions. From various financial institutions and even other institutions. सरकार अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रही है उधार के टर्म्स में,
है ना। रिमेंबर दिस इज द कीवर्ड, बोरोइंग्स, उधार के टर्म्स में। प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ लिखें, यहाँ उठा के लिख दें, ठीक है। एक बात गाइस जो आपको याद रखनी है, वन थिंग प्लीज रिमेंबर दिस, जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, लोन्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द इंटरेस्ट कंपोनेंट, जब भी हम इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात करें, इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात हमेशा कहां होगी, इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात हमेशा रेवेन्यू और करंट अकाउंट में होगी, ठीक है। सो लोन्स के दो पार्ट हो गए, पहला आ गया इंटरेस्ट कंपोनेंट and the second component is going to be the principal component. तो लोन चाहे दिया हो या लिया हो, इंटरेस्ट चाहे पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, सो इंटरेस्ट की बात कहां हो जाएगी, रेवेन्यू या करंट अकाउंट में, है ना। सो जो रिसीव किया रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, जो दिया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो लिया वो कैपिटल रिसिप्ट्स में, है ना, जो रिकवरी हुई वो कैपिटल रिसिप्ट्स में, और जो देगी, है ना, that will come into capital expenditure automatically. So remember this, है ना, with respect to loans this is a bit important, you have to always remember this कि हम loans का जो डिविजन करते हैं वो कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ऐसे दो कंपोनेंट्स के टर्म में। So this is our third account which is capital receipts. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। कैपिटल रिसिप्ट्स, लमसम रिसिप्ट्स हैं ये सरकार की, चार कंपोनेंट्स हैं इसमें। वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, सरकार के द्वारा जो भी सरकारी कंपनियों के शेयर बेचे गए, है ना, जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट सोल्ड ऑफ द स्टेक ऑफ एलआईसी का स्टेक बेचा गया आईपीओ के माध्यम से। सो बेचने पर जो पैसा आया वो कहाँ लिखेगी, कहाँ पर लिखे अपने बजट में, यहाँ लिख देगी फर्स्ट कंपोनेंट में। मान लीजिए सरकार कोई बिल्डिंग बेच देती है ना, कोल ब्लॉक का ऑक्शन करती है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने जा रही है 5G का, सो वो यहाँ लिख देगी सेकंड में। फिर कोई भी पास लोन दिया, किसी स्टेट गवर्नमेंट को दिया, किसी अपनी कंपनी को दिया, अब वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ रहा है, वो थर्ड में लिख दें। और सरकार खुद जो लोन ले रही है ना, उसको यहाँ लिख देगी, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इवन अदर इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। गाइज फोर्थ अकाउंट ना हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अपने आप में लमसम एक्सपेंडिचर होगा, ये वो एक्सपेंडिचर है जिसको इनकर करने के बाद सरकार जो है अपने असेट में वृद्धि कर सकता है। These are those expenditures on the basis of which we can say this will result into creation of assets of the government. Okay, so capital expenditure or lump sum expenditure of the government, and these expenditures lead to creation of assets of the government. Now remember guys, there are three major kinds of capital expenditures. तीन तरह के मेजरली हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहला आता है रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स, सरकार ने जो लोन्स लिए, अभी जो हमने फोर्थ कंपोनेंट आपको बताया ना पीछे अकाउंट में, कैपिटल रिसिप्ट्स में, जब उन्हीं लोन्स को वापस चुकाएगी उनका प्रिंसिपल अमाउंट यहां लिखेगी। सो रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के पुराने लोन्स जो सरकार ने लिए अब उन्हें चुका रही है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रही है। सेकंड, द लोन्स विच आर गिवन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इवन अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सरकार ने अपनी किसी कंपनी को, अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लोन कंपोनेंट दिया है ना, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ लिख दें उसका इंटरेस्ट इनकम जो आएगी उस पर, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ गई। जब प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा तो वो रिकवरी में आ गया पीछे, ठीक है, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स। तीसरा कंपोनेंट क्या है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा किया गया। So expenditure on infrastructure, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है गाइस। सो
this is my capital expenditure. Now see what I've done for you guys is I have simply written down all the 4 accounts. मैंने आप लोगों के लिए चारों accounts लिख दिए. Now what we need to do is we just need to fill up the numbers. हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ numbers जो हैं वो put in करेंगे and on the basis of which we'll start assessing. ठीक है? That will continue in the next part.